हाय एवरीवन, दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे रिपोर्ट्स को, एक्ट्स को, कमिटीज को, कमीशंस को, पर्सन्स को, सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। सो हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसमें अभी तक मैंने 2 वीडियोस को कवर कर लिया है, जिसमें एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ को पूरा पढ़ लिया है और ऑल टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग तीसरे वीडियो में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप लोग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को पढ़िएगा, तो आप लोगों को किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? आप लोगों को इम्पोर्टेंट ईयर्स जो कि आते हैं और प्लेसेस, पर्सन, एक्ट, कमिटी, ये सब में फ़ोकस करना है और स्टडी करना है प्रीवियस पैटर्न्स पे। प्रीवियसली जो पैटर्न आते हैं, उन्हीं पे पढ़ना है और थोड़ा भी ओवर स्टडी नहीं करना है। हम लोग टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर का प्लान क्या है? आज का लेक्चर बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी रहने वाला है। हम लोग आज कवर करने वाले हैं कैलकाटा मदरसा, जो कि 1781 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहां से लेकर सार्जेंट रिपोर्ट, जो कि 1944 में आया था, और लास्ट रिपोर्ट था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड तक। सारा को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ते पढ़ते हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ईयर, प्लेस, इंस्टीट्यूशंस को हम लोग पढ़ेंगे और बीच बीच में पीयूआईक्यू डिस्कशंस भी करते रहेंगे, ताकि लेक्चर आप लोगों को बोरिंग की जगह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगे और आप लोगों का काम और ज़्यादा आसान हो। तो आज हम लोग कौन-कौन सा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813, एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823, जर्नल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन जीसीपीआई 1823, फिर मैकालेस मिनट 1835, वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882-83, शिमला कमीशन ऑफ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901। उसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, उसी के साथ यूनिवर्सिटी एक्ट भी पढ़ लेंगे 1904 में। उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एनसीई 1905, उसके बाद सैडलर कमीशन 1917, हर्तोग कमेटी 1929, उसके बाद सप्रू कमेटी 1934, उसके बाद वुड्स रिपोर्ट ने अबॉट वुड रिपोर्ट 1937, उसके बाद वर्धा स्कीम या वर्धा कमीशन या वर्धा एजुकेशन जो आप लोग पढ़ेंगे बोलेंगे 1937। लास्ट में सार्जेंट रिपोर्ट के साथ हम लोग वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्टर एक्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कैलकाटा मदरसा, जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इससे। तो कैलकाटा मदरसा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1781 में। किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। तो कैलकाटा मदरसा का फोकस क्या था? प्रमोट करना स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग पीवाईक्यू में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बनारस में। बनारस में इसका उद्देश्य क्या था? प्रमोट करना हिंदू लॉज को और फिलोसफी को। किसमें? बनारस में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत कॉलेज इन कोलकाता। तो कोलकाता में संस्कृत कॉलेज का स्थापना हुआ था कब? 1 जनवरी 1824। अब बहुत जन ना ये इससे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत कॉलेज बनारस में जो 1791 में तो अलग है, और ये वाला अलग है। ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1824 को। ओके। लास्ट एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हो गया 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब? 1817 में। जो कि जिसका नाम बदलकर 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। 1817 में हिंदू कॉलेज, जिसका नाम बदल के 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ, जो आगे चल के 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। तो ये था, हम लोग 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक क्या था? चार्टर एक्ट के तहत
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन एडुकेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहती थी, इंडिया में अपना एडुकेशन को फैलाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपेक्टली असर्ट द क्राउन सोवर्निटी ओवर द ब्रिटिश इंडिया अलॉटेड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज वो लोग एनुअली देते थे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लिटरेसी, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए। और परमिट किया जाता था, परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज को पैसा दिया जाता था इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने में, और रीजनल कंपनीज टेरिटरीज में ये दिया जाता था। मेन आपको याद रखना यही कि 1 लाख रुपीज दिया जाता था चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बढ़ते हैं। वो गया एल्फिस्टोन रिपोर्ट। एल्फिस्टोन रिपोर्ट 1823 में आया था। 1823 लॉर्ड एल्फिस्टोन, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा, जो कि गवर्नर थे उस समय के बॉम्बे 1823 में। ये डॉक्यूमेंट, ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डॉक्यूमेंट बना शेप देने में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ब्रिटिश इंडिया, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चर इन द एजुकेशन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में एल्फिस्टोन रिपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, अब एल्फिस्टोन रिपोर्ट्स की कुछ कुछ रिकमेंडेशन थी, 3 रिकमेंडेशन थी, वो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा आता है। पहला, एल्फिस्टोन रिपोर्ट से ही डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स रिक्रूट करने की बात की गई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद स्कूल सुपरवाइजर, एक स्कूल में स्कूल सुपरवाइजर होना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर्स को स्कूल रिलेटेड बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग की भी बात की गई थी एल्फिस्टोन रिपोर्ट में। तो ये 3 चीज याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइजर एंड टीचर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसका ईयर आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला 1834 में एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, 1835 एल्फिस्टोन कॉलेज बॉम्बे हो गया। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू, ये याद रखिएगा, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज कब बना था, हो गया 1835 में। ठीक है, आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना, ऐसे ही बनाना, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट्स बनाओगे, अगर ये वाला लेक्चर देख के अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स बना रहे हो, तो ऐसे से बीच में स्पेस देते रहना, स्पेस आप दो। आप जब पढ़ रहे हो ये सारी चीजें, जब आप पढ़ रहे हो, तब आप लोग इसको लिख लो, जो जो इंपॉर्टेंट आप लोगों मैंने बताया इंपॉर्टेंट ही है, उसमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट जो याद नहीं रहेगा उसको लिख लो, प्लस थोड़ा गैप दे देना, ऐसे करके बाद में आप लोग पॉइंट देके जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, कुछ मैंने नहीं समझाया तो उसको आप लोग ऐड कर पाओगे, मॉक टेस्ट में कुछ प्रैक्टिस करोगे उसको आप लोग ऐड कर पाओगे। तो नोट्स में स्पेस देना, एरिया देना, एडजस्टमेंट का, एडिटिंग का, तब आप लोगों का नोट्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अच्छा रहेगा। ठीक है, एल्फिस्टोन रिपोर्ट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जीसीपीआई। ये भी 1823 में आया था। ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवरसी करने का काम था, डेवलपमेंट इन दी एडुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट देखना एडुकेशन इंडिया में। ठीक है, इट कंसिस्टेंट ऑफ 10 मेंबर्स। पूछेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कितना मेंबर था इसमें, 10 मेंबर था, जिसका एक मेंबर का नाम था लॉर्ड मेकाले। ठीक है, यही मेकाले एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 लाख रुपीज ग्रांटिंग इन एजुकेशन, यही रिस्पॉन्सिबल था ग्रांटिंग करने में 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब जीसीबीआई जो है ना वो सेंटर बन गया एक फेमस एक कंट्रोवर्सी में, एंजलिस्ट ओरिएंटल कन्वर्सन लैंग्वेज रिलेटेड, ओके, विच वाज इवेंचुअली रिजॉल्व, जो कि रिजॉल्व भी इन्हीं के द्वारा किया गया, लॉर्ड मेकालेस के द्वारा। नेक्स्ट कब, मेकालेस मिनट ऑन एजुकेशन 1835, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। Michaelis Minute 1835, also known as Minutes of Indian Education, was a pivotal document, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। और ये क्या किया था, बढ़ाने में ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मेले एडवोकेटिंग इंडियन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो क्या चाहता था मैकाले मिनट, कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन ही प्रमोट हो। वो मतलब उसको लगता था, अंग्रेज लोग को लगता था इंग्लिश सुपीरियर लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही शिक्षा देना चाहिए, इंग्लिश एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई सबको इंग्लिश में ही करना चाहिए। तो नॉर्मल लैंग्वेज जो हमारा लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो लोग सबको छोड़ के, ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस को छोड़ के वेस्टर्न साइंसेस को, लिटरेचर्स को प्राइमरली इंग्लिश में पढ़ाना है।
और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो ये क्या करना था चाहता था, ये शिफ्ट करना चाहता था इंग्लिश एडुकेशन में, इंग्लिश एडुकेशन को इंग्लिश में। उसके बाद फंड रिलोकेशन में भी इसका हाथ था। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल लर्निंग, इस मैकालेज मिनट का इम्पैक्ट हुआ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग में। जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थे, पारसी हो गया, संस्कृत हो गया, बंगाली, ये लैंग्वेज में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद इसी के कारण राइज हुआ था वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में। तो 1835 का एक बार हम लोग सार पढ़ लेते हैं। 1835 का जो एक्ट था, वो ट्रांसफॉर्म किया था एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बाय प्रमोटिंग इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश को प्रमोट करके लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट वेस्टर्न लर्निंग प्राइमरी मॉडल शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज था, उससे शिफ्ट करके कहाँ, इंग्लिश को लेके जाना। क्यों? क्योंकि उसको लगता था इंग्लिश एक साइंटिफिक नॉलेज है। गधा है वो एकदम। ठीक है, तो छोड़िए वो सब अलग बात है। तो मैकालेज मिनट खत्म हो गया। तो मैकालेज मिनट को हम लोगों ने इतना जल्दी पढ़ लिया, एकदम कम समय में पढ़ लिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेडी बेथुन, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में एक फीमेल स्कूल, जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया, बेथुन स्कूल, 1849 में कलकत्ता में, जो कि अभी कलकत्ता है। ठीक है, वो था फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन इन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो फर्स्ट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट था। तो वो कहाँ लोकेटेड था, वो लोकेटेड था ड्राइंग रूम में, किसका, राजा दक्षिणा रंजन मुखर्जी के बैठक खाना में। बैठक खाना एंट्रेंस रूम में जहाँ पे बैठते हैं सबके, उसको बैठक खाना बोलता है। वहां पे विथ 21st गर्ल इनिशियली इनरोल्ड, 21 गर्ल सबसे पहले वहां पे इनरोल हुई थी। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज भी हमने कितना जल्दी कितना अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं अलग वुड्स डिस्पैच की ओर। तो ये वुड्स डिस्पैच भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये नेम हुआ था चार्ल्स वुड के नाम में। ये लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था एडुकेशन सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में बढ़ाने के लिए। ये फाउंडेशन था मॉडर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल फोकस ये लोग का क्या था, वर्नाकुलर एंड ओरिएंटल लैंग्वेज से अवे कर देना। ठीक है, फोकस ये लोग का अवे कर देना ट्रेडिशनल और मॉडर्न लैंग्वेज से। डिस्पैच एम टू मेक एडुकेशन मोर एक्सेसिबल, एडुकेशन को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, और गैप को ब्रिज को ना गैप करना ब्रिटिश एडुकेशन रूलर से इंडियन पॉपुलेशन, मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एडुकेशन का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको मेग्ना कार्टा ऑफ एडुकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी में बना था 3 फेमस इंस्टीट्यूट, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, 1857 में। ठीक है, 1857 में 3 इंस्टीट्यूशन बना था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। किस मॉडल पे बना था, लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल में, लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल में। दी तो ये वुड्स डिस्पैच हम लोग पढ़ लिए। तो वुड्स डिस्पैच का काम क्या था, ट्रेडिशनल वर्नाकुलर लैंग्वेज से फोकस को क्या करना, इंग्लिश लैंग्वेज की ओर लेके जाना। ठीक है, ये ये क्या चाहता था ना, ये चाहता था कि जो बच्चे हो, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो लोग दिखने में कलर से तो इंडियन रहे, लेकिन वो लोग का ब्लड से वो लोग अंग्रेज बन जाए। ठीक है, इसे ये इतना बदमाश था। तो ये हम लोगों ने वुड्स डिस्पैच पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था, 1882-83 में। फॉर्मली हंटर एजुकेशन कमीशन बोला जाता है 1882। किसके द्वारा लाया गया था, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, टू एक्सेस द स्टेट ऑफ इंडियन एजुकेशन सजेस्ट रिफॉर्म, ये सर विलियम हंटर के द्वारा ये एड्रेस किए थे इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच 1854। तो ये आप दो याद रखिएगा हंटर एजुकेशन का। ये तो पहला, ये वुड्स डिस्पैच जो था उसका रिपोर्ट पेश किए कि वुड्स डिस्पैच कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड, ये हंटर कमीशन ना बहुत ज्यादा एजुकेशन को सेग्रीगेट करने में, अलग अलग करने में इसका बहुत रोल है। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसका रिकमेंडेशन जो था ना, वो प्राइमरली फोकस था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। तो इसका की ऑब्जेक्टिव सब हम लोग पढ़ते हैं, तब आप लोग हंटर कमीशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। सबसे पहला क्या है, इवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी। सबसे पहले करंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है और वहाँ जो जो पॉलिसी चल रही है, उसका इफेक्टिवनेस कितना है,
उसको इवैल्यूएट करना। उसके बाद एक्सेस करना इम्पैक्ट को असेस करना, ठीक है? वुड्स डिस्पैच का 1854 का, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा। और इन्वेस्टिगेट करना स्टेट का एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटिश टेरिटरी, रिकमेंड करना रिफॉर्म टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना। उसके बाद स्टडी द रोल ऑफ मिशनरीज इन एजुकेशन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उसकी एजुकेशन में क्या रोल है, उसको स्टडी करना। उसके बाद अंडरस्टैंड करना पब्लिक परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड मिशनरी एजुकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, समझना कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है, पब्लिक का क्या परसेप्शन है, पब्लिक किस वे में देखती है क्रिश्चियन मिशनरीज को, उसको समझना, उसको चेंजेस करना या इम्प्रूव करना। उसके बाद प्रायोरिटाइज करना प्राइमरी एजुकेशन को टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। अगर आप प्राइमरी स्कूल ही नहीं पढ़िएगा तो सेकेंडरी स्कूल कहाँ से पढ़िएगा? इसीलिए सबसे पहले ये क्या किया, सेग्रीगेट किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर, इस हिसाब से वो सेग्रीगेट किया। उसके बाद मेन फोकस दिया वो प्राइमरी एजुकेशन में, और प्राइमरी एजुकेशन में क्या किया, मदर टंग को बता दिया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, जिससे बच्चा लोग प्रमोट हो, ठीक है? तब जाके वो आगे फिर पढ़ाई करेगा, पहला। उसके बाद रीइवैल्यूएट किया, क्या रीइवैल्यूएट किया, सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुलम चल रहा था उसको रीइवैल्यूएट किया, उसको बताया कि किस हिसाब से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें सजेशन दिया। उसके बाद ये इनकरेज किया, इससे पीवाईक्यू बना है, ओके? ये याद रखिएगा आप। इनकरेज करना इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, ये बहुत सारे क्वेश्चन से पीवाईक्यू से ही है, तभी यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। उसके बाद प्रमोट करना एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड वुमेन के एजुकेशन का प्रमोशन के बाद यहाँ भी किया है, और वुड डिस्पैच में भी हुआ है, ठीक है? दोनों में हुआ है, ये याद रखिएगा। उसके बाद डेलीगेट करना प्राइमरी एजुकेशन को टू लोकल बोर्ड, जैसे सबसे पहले सेग्रीगेट कर दिया एजुकेशन का, जो 10 वगैरह तक था, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके। उसके बाद ये जो प्राइमरी था उसको जो लोकल वहाँ का गवर्नमेंट संभाल रहा है, सब बंगाल प्रोविंस हो गया, मद्रास प्रोविंस हो गया, मुंबई प्रोविंस हो गया, वहाँ का गवर्नमेंट को उसका बागडोर संभालने दे देना, किसका, प्राइमरी एजुकेशन का, जिससे प्राइमरी एजुकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो, डिसेंट्रलाइज किया इसको, ओके? उसके बाद इस्टेब्लिश करना मॉडल स्कूल्स का इस्टेब्लिश करना। मॉडल स्कूल क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको मॉडल स्कूल बनाएगा, वो लोग और अच्छे से पढ़ाएगा और उसको फॉलो करेंगे अदर स्कूल्स, ओके? उसके बाद एजुकेशन को इस हिसाब से बनाना, करिकुलम को इस हिसाब से बनाना जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहे और रिलेवेंट रहे, ठीक है? अब पीवाईक्यू में 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये पीवाईक्यू में बना है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों से पूछा जाता है, किस कौन सा इंस्टीट्यूशन किस पहले बना था, उस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग अरेंज कीजिए। तब 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बना था, और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना था, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस 1901 was gathered of the education officials and the leader to discuss the reform of education in India, and कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज बाय लॉर्ड कर्जन। इसका काम क्या था, ऑफिशियल लीडर्स जो है वो लोग रिफॉर्म लाना चाहते थे, किसमें, हायर लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में। तो उस समय के वाइसराय जो थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ये मीटिंग बुलाया था, ठीक है? ये कॉन्फ्रेंस किया था, और ये मोर एजुकेशन को कैसे, एजुकेशन सिस्टम को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे बहुत ज्यादा मॉडर्न बनाया जाए, उस पे ध्यान देना था इसका। एक क्वेश्चन इसमें से आप याद रखिएगा, इसमें कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इंडियन एजुकेशन को सुधारना है, कोई इंडियन ही पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, नो इंडियन पार्टिसिपेटेड इन दिस। अब ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वो गया यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन। वो इस्टेब्लिश हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो एसेस करता स्टेट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड पर्पस ऑफ रिफॉर्म। इसका पर्पस क्या था कि इंडियन यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करे। ये लेड किसके द्वारा किया गया था, थॉमस रायल के द्वारा, तभी इसका नाम यूनिवर्सिटी कमीशन को रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। इसका काम था क्वालिटी जो है ना, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को। और ये किस किस चीजों में रिकमेंडेशन दिया था, ये दिया था रिकमेंडेशन करिकुलम डेवलपमेंट में, एग्जामिनेशन में और रिसर्च में। यूनिवर्सिटी में ही तो रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च में इन चीजों में उस लोगों को ध्यान देना था। इसका रिकमेंडेशन जो है ये वो यूनिवर्सिटी एक्ट में आया है, यूनिवर्सिटी
एक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा मदद किया है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो किन किन चीजों में चेंजेस लाया? यूनिवर्सिटी का गवर्नेंस सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। यूनिवर्सिटी अलग अलग सिस्टम होता है, गवर्नेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद फिर जो एकेडमिक्स होता है वो होता है। तो ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में इसका ध्यान था। अब देखिए पर्पस क्या क्या है, इसका पर्पस क्या था ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना था कंडीशंस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज, करंट कंडीशन क्या है यूनिवर्सिटी को, क्यों हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले थे उस समय, क्यों इन्वेस्टिगेट करने वाला था वो लोग, क्योंकि रिफॉर्म तभी तो लाएगा ना जब इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद हेड, इसका हेड कौन था? थॉमस जी थे, ठीक है। ये एक गवर्नर जनरल थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अब ये लोग ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, यूनिवर्सिटी कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन था। वो रिकमेंडेशन क्या था? यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट एंड सेनेट के मेंबर फिक्स किए गए थे। वो कितना था याद रखिएगा, 50 से 100 था, 50 to 100, ये याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। और ग्रेटर प्रेजेंस ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग किया जाएगा एफिलिएटेड कॉलेजेस का। जो भी कॉलेज रहते हैं वो तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहते हैं, हम लोगों को मालूम है। सपोज जेके कॉलेज है या कोई और कॉलेज है, वो किससे रिलेटेड है? वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो इसके मॉनिटरिंग को ना और स्ट्रिक्ट बनाना, ठीक है। अब ये जो किया ना, इसके चलते आगे कुछ होगा, वो हम लोग आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, करिकुलम का ना जो सर्कुलर रिफॉर्म था यूनिवर्सिटी में, वो क्या था? एडुकेशन, एग्जामिनेशन, रिसर्च एंड स्टूडेंट वेलफेयर में इसका मेन ध्यान था, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम हुआ Commission's recommendation led to the passage of the Indian Universities Act 1904, which brought significant changes in the university governance and administration. तो ये यूनिवर्सिटी कमीशन खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग का पढ़ते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एडुकेशन, एनसीई। जो एनसीई 1905 हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, 1905 में ऑफिशियली तो नहीं बना था। बंगाल में जो नेशनल यूनिवर्सिटी था, आइडिया नेशनल यूनिवर्सिटी का, वह डिस्कस द मीटिंग दिसंबर 10 1905, ठीक है। 1905 दिसंबर में डिस्कशन हुआ था, तब एनसीई फॉर्म हुआ था 1906 में। ये स्वदेशी मूवमेंट के तहत हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट के तहत क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो 1906 में ये इसका काउंटर पास रिस्पॉन्स था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, ठीक है। इट वाज प्रपोज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश कंट्रोल एजुकेशन। ब्रिटिश कंट्रोल एजुकेशन का अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराना था। तो इसका मकसद क्या था? ऑन नेशनल लाइंस एंड इंटरनेशनल कंट्रोल, नेशनल के लाइन के अंदर रहेगा और नेशन के कंट्रोल में रहेगा। दिस इंक्लूड इस्टेब्लिशिंग द बंगाल नेशनल कॉलेज एंड बंगाल नेशनल स्कूल, ये बना। और सिर्फ यही नहीं बना, एनसी ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट इन इस्टेब्लिशिंग टेक्निकल स्कूल। बहुत सारे टेक्निकल स्कूल बने जो कि टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड थे, और बहुत सारे अदर स्कूल भी बने। तो ये एनसी इसलिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये खत्म हो गया एनसी। कुछ पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए हम लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। तो वो कैसे मिला था, उसका सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि लिखे थे। क्या चीज था ये? कलेक्शन ऑफ बंगाली पोएम, बंगाली पोएम का कलेक्शन था। पब्लिश कब हुआ था ये? 1910 में। किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था? बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, जिसको कि लेटर ट्रांसलेट किया गया सॉन्ग्स ऑफरिंग नाम से इंग्लिश में, और पब्लिश हुआ 1912 में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कलेक्शन ऑफ बंगाली पोएम्स गीतांजलि लिखा, बंगाली लैंग्वेज में, पब्लिश हुआ 1910 में। इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ सॉन्ग ऑफरिंग नाम से 1912 में, और ये इंग्लिश वर्जन के लिए उसको मिला नोबेल प्राइज 1913 में। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। देखिए इतना डिटेल में आप लोगों को कौन समझाएगा? आप लोगों का भाई आरिफ और कौन। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसएनडीटी 1916 बॉम्बे, ये कुछ यूनिवर्सिटी बने धड़ाधड़। देखिए कितने कम एज में इतने सारे यूनिवर्सिटी बन गए। वो क्यों बने मालूम है? जब ये स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आया ना, या मैं आपको बोला था नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज आया ना, तो यूनिवर्सिटीज के ऊपर ना बहुत लोड बढ़ गया। कॉलेज का कार्यभार संभालना, इतने सारे कॉलेज का कार्यभार संभालना मुश्किल हो रहा था। तब बहुत सारा यूनिवर्सिटी बना। तो वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी थे? एसएनडीटी 1916 बॉम्बे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1917 16, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916,
पटना 1917, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1918 एंड नागपुर यूनिवर्सिटी 1923। तो ये क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं, ये वाला। उसके बाद फिर ये वाला सब ये आपको डाल देगा, आप लिखेंगे सेट दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ये आप लोगों को याद रखना है, ये याद करना है, नोट्स में लिखना है, नोट्स में ऐसे जगह छोड़ते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को अल्टर करना है, कुछ नोट्स में कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, उसके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, सैडलर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। सैडलर कमीशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिलेटेड था, इसलिए इसका नाम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी है, जो चेयर किया गया था एमी सैडलर के द्वारा। अब ये बंदा था कौन? ये था वाइस चांसलर। वाइस चांसलर मारे में ना, यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है ये। तो वाइस चांसलर थे कहाँ का? लीड्स यूनिवर्सिटी का, बहुत फेमस आदमी था। लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये जिम्मेदारी दी गई कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना, उनका करंट प्रॉब्लम को, जिससे यूनिवर्सिटी इम्प्रूव कर सके एडुकेशन में और आने वाले इश्यूज को डील कर सके। तो इसका मेन मेन काम क्या था, मकसद क्या था इसका? सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना स्टेट का फ्यूचर और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का फ्यूचर, हायर एजुकेशन देखना, उसके बाद एजुकेशन का क्वालिटी को देखना, उसके बाद सेपरेट इंटरमीडिएटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएटरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सेपरेट कर देना। उसके बाद इशू सबको देखना, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इशू को सॉल्व करना। अभी हम लोगों ने देखा एडमिनिस्ट्रेशन इशू क्या होता है, एकेडमिक इशू क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इशू को सॉल्व करना। उसके बाद डाइवर्सिफाई करना करिकुलम को, करिकुलम को डाइवर्सिफाई करना, ओके, और ज्यादा बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करिकुलम बनाना। उसके बाद वोमेन्स के एडुकेशन को प्रमोट करना, वोमेन एडुकेशन को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और रिकॉग्नाइज करना सिग्निफिकेंस ऑफ मदर टंग, मदर टंग का क्या इंपॉर्टेंट है उसको सिग्निफाई करना। तो ये था सैडलर कमीशन का रिपोर्ट। ये अब हम लोग कुछ फिर से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसी समय सीएबीई का स्थापना हुआ था, सीएबीई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में, सर्विंग एज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन। इट वाज डिसॉल्व, ये बंद तो गया 1920 में, एडवाइजरी देना इसका काम था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, बट ये डिसॉल्व हो गया 1923 में क्योंकि फंड इशू चल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये फिर से नेक्स्ट पॉइंट है। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बना इंडिया में, जो कि कोऑर्डिनेटर बॉडी था ऑल यूनिवर्सिटी। इंडिया में जितना सारा यूनिवर्सिटी है ना, वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, करिकुलम को कैसे बढ़ाया जाए, रिसर्च में कैसे फोकस दिया जाए, एक दूसरे से मिलकर कुछ नया काम करेंगे, जॉइंट वेंचर्स वगैरह, मतलब उस टाइप का कुछ काम करेंगे, इसके लिए इसको बनाया गया था, डिस्कशन वगैरह करने के लिए। तो आईयूबी अपना नाम बना था 1925 में, अपना नाम चेंज करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू हो गया 1973 में। ठीक है, खत्म। अब हम लोग छोटा छोटा कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, आप लोग इसका ईयर याद रखिएगा, किस प्लेस में था, किस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हुआ था, वो वाला अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हरतोक कमिटी 1921 में, ये मेन जो था इसका फोकस, रिव्यूइंग एंड इम्प्रूविंग एडुकेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली एड्रेसिंग इशू इन वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। पूछेगा हरतोक कमिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वेस्टेज और स्टेगनेशन को देखना प्राइमरी एजुकेशन लेवल में। बस ये तीन याद रखने थे। हरतोक कमेटी का ईयर, ये किस इशू से डील कर रहा था, किस लेवल के एजुकेशन में डील कर रहा था। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी का ईयर क्या है? 1934। इसका फोकस था डील करना अनएम्प्लॉयमेंट से, और और डिफिशियंसीज क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में क्या क्या डिफिशियंसी है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में। पर्टिकुलरली इसका फोकस कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो आज है, उस समय नहीं था, उस समय इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी उस समय भी था। तो यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है जो इसको लीड कर रहा है उसमें। अब नेक्स्ट था वुड्स रिपोर्ट 1937, जिसको एबॉट वुड भी बोलते हैं। इसका फोकस था वोकेशनल एजुकेशन में इंडिया में। बस
अबाउट वुड रिपोर्ट 1937, जिसको वुड रिपोर्ट भी बोलते हैं, इसका फोकस था वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद वर्धा स्कीम, वर्धा एजुकेशन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, मोहनदास करमचंद्र गांधी के द्वारा 1937 में। इसका मेन फोकस था एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी किया जाए ऑल चिल्ड्रन में एजेस अराउंड 7 to 14, 7 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए, और एजुकेशन जो है ना वो मदर टंग में दिया जाए। ठीक है, इसका सेंटर्ड होना प्रोडक्टिव वर्क। एडुकेशन ऐसा दिया जाए बच्चों को जो कि प्रोडक्टिव कुछ वर्क बनाए, ऐसा नहीं एडुकेशन कुछ रिलेटेड ही नहीं है करंट लाइफ से। एडुकेशन ऐसा दिया जाए जो कि प्रोडक्टिव हो, ठीक है, और करंट रिलेटेड हो करंट लाइफ से। और एडुकेशन शुड बी फ्री फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली, जितने पुअर फैमिली के बच्चे हैं वो लोग के लिए एडुकेशन फ्री होना चाहिए। उसके बाद आया लास्ट सार्जेंट रिपोर्ट, ये बेकार हो गया था, उसका वजह बताते रहा हूँ। 1944 में आया था सार्जेंट स्कीम, जिसको हम लोग सार्जेंट कमीशन भी बोलते हैं। ये पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट की ओर बात कर रहा था। पोस्ट वार कौन सा, वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट करने वाली है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कैसे कैसे एजुकेशनल में रिकंस्ट्रक्शन लाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे इंडिया में, यूनिवर्सल लिटरेसी लाएंगे, लिटरेसी को फ्री बनाएंगे, कंपलसरी करेंगे एजुकेशन 6 से 11 साल के बच्चों को, पूरा यूनिवर्सल लिटरेसी बना देंगे, 40 साल में एकदम इंडिया फुल लिटरेट हो जाएगा। बट ये बेकार चला गया, क्यों? क्योंकि ये लोग को भागना पड़ा हमारा देश छोड़ के, हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में। तो सार्जेंट रिपोर्ट का कोई काम हुआ नहीं। तो देखिए हम लोग इतना जल्दी इतने सारे चीजों को हम लोग कवर कर लिए टू द पॉइंट, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ये मेरी प्री इंडिपेंडेंस की लेक्चर थी, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम अलॉट किया था। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा वर्थफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट देखने से, फीडबैक मिलने से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड मैंने जो 2 इससे पहले वीडियो डिस्कस किए, एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, आप उन वीडियोस को जाके जरूर देखिए। वैसा वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट किया और मैंने अपने नोट्स से समझाया है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। मैं हायर एजुकेशन की सीरीज़ को और कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।